जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आज हमारे पास पार्टिसिपेशन बहुत ही लो है, व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और ये बड़ा ही कॉमन लोगों का एक क्वेश्चन होता है ओरीफ्लेम के अंदर कि हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे ओरीफ्लेम के अंदर? व्हाई डू पीपल फेल इन ओरीफ्लेम? याद रखिएगा एक बात मेरी कि ओरीफ्लेम के अंदर लोग क्यों फिर कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग बाज़ार जाते हैं और कोई भी चीज़ खरीदते हैं। पूरा बाज़ार घर से तैयारी करके जाते हैं, माइंड बना के जाते हैं, उस दुकानदार की तमाम चीज़ें निकलवाते हैं और उसके बाद भी हम वो चीज़ें नहीं लेते जो हम लेने गए होते हैं और हम बाज़ दफ़ा खाली हाथ घर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली तो हमें फ़र्क बिज़नेस कर रहे हैं, मगर कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। आपका दिल चाहे आप इस काम को करें और आपका दिल चाहे आप इनकार कर दें, ठीक है? तो ये बात हमें ज़हन में रखनी है कि हमें जो है जब लोग फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं इसका पार्ट होती हैं और अगर आपने किसी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कराना है तो आपको उसको अच्छे से पहले सुनना पड़ेगा, उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा और फिर ही आप उसे सर्व कर सकते हैं। कोई ये जो 3 गुण मैंने आपको बताए हैं लिसन, ऑब्जर्व और सर्व, यही इसी से किसी में तब्दीली ला सकते हैं। जब तक आप किसी की बात ध्यान से नहीं सुनेंगे और उसको टोकेंगे, तहम्मुल से आपको सुननी है वो बात क्या बता रहा है और उसके बाद आप उससे आगे बात लेके चलेंगे। नॉर्मली बहुत से ऑब्जेक्शंस जो होते हैं वो ओरीफ्लेम का पार्ट बनते हैं जब आप इस कंपनी को जॉइन करते हैं। जिनमें से एक बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन है और कल भी मैंने इसी ऑब्जेक्शन को हैंडल किया और मुझे बड़ी हँसी आ रही है कि मुझे कल ये रात को मैंने ये ऑब्जेक्शन मैंने भी हैंडल किया और उसमें एक ख़ातून से मैंने बात की और मैंने उसको ओरीफ्लेम बताया और उसने कहा मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊँगी और मेरे हस्बैंड ने ना कह दिया है या मैं अपने फादर से पूछ के बताऊँगी या मेरे फादर ने ना कह दिया। ये बड़ा ही कॉमन किस्म का ऑब्जेक्शन है जो नॉर्मली ओरीफ्लेम से आता है। स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्शन नॉर्मली स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्शन करते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है और हम जो हैं वो एज़ अ स्टूडेंट ये तमाम काम नहीं कर लेके चल सकते हैं, हमारी ट्यूशन टाइम होता है, ये होता है और बहुत सी चीज़ें। सो आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हम किस तरीके से लेके चल सकते हैं और ये जो तीनों मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं फादर की और हस्बैंड की और एज़ अ स्टूडेंट की, इसका जवाब मैं आपको 1-2 अगली स्लाइड्स के अंदर ज़रूर देती हूँ। याद रखिएगा कि मेजॉरिटी के 2 तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं इस बिज़नेस को लेकर। एक उनका बहुत लिमिटेड बिलीव होता है अपने ऊपर। अपने ऊपर उनको इतना कम यकीन होता है कि वो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो उनके इस बिलीव की वजह से जो है वो आगे जी, सॉरी। आवाज नहीं आ रही। हाँ। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा बेटा आ गया था, बिल्कुल आवाज़ बार ब मुझे कुछ कहने आया था, मैंने म्यूट कर दिया था, आई एम सॉरी। जी, लोगों के 2 मेजर टाइप के कंसर्न्स होते हैं इस बिज़नेस के अंदर। एक होता है लिमिटेड बिलीव अपने ऊपर और एक होता है लिमिटेड बिलीव बिज़नेस के ऊपर। जब अपने ऊपर लिमिटेड बिलीव होता है, लोगों को ये लगता है वो ये काम कर ही नहीं सकते और ये बहुत मुश्किल काम है और उन्होंने कभी अपनी किसी भी नॉर्मली क्या होता है जब आप कोई भी काम करने जाते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, तो लोग आपको बड़ी बुरी तरह धुतकारते हैं, तुम तो ये कर ही नहीं सकती, तुमसे ये होगा ही नहीं, ये कोई ठीक काम है, ये गलत काम है, तुम तो ये वाली एबिलिटी तुम्हारे अंदर नहीं है। तो ये जब चीज़ें आप सुनने के आदी हो जाते हैं, तो आपका बिलीफ खुद पर से खत्म हो जाता है और औरतों की अगर मैं बात करूँ जैसे-जैसे उनकी लाइफ आगे जाती है, उनकी शादियाँ होती हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं,
वो अपने अपने बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ देती हैं। सो उनके लिए ये जो बिलीव वाली गेम है ये बहुत डिफरेंट हो जाती है, और वो बिल्कुल ही अपने एक लिमिटेड ककून, अपने लिमिटेड एक कुएं के अंदर आ जाती हैं, जिसमें उनमें उन्हें ऊपर किसी किस्म का कोई सेल्फ बिलीव नहीं रहता, और लिमिटेड बिलीव उनके बिजनेस पर। उनको अपने ना बिजनेस का पता होता है और ना बिजनेस पर उन्हें बिलीव होता है, क्योंकि लोगों का पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि वो चीजें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, तो बिजनेस पर क्या बिलीव करेंगे। वो पैसे बनाना चाहते हैं कहीं ना कहीं बातों में, सोचों में, मगर वो पैसे बनाने के लिए ना वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, और ना वो प्रोडक्ट पे बिलीव करना चाहते हैं, और ना वो अपने ऊपर बिलीव करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है इस काम के अंदर कामयाब ना होने की। एक थेरी है, उसका नाम है फील, फेल्ट और फाउंड थेरी। ये बहुत ही एक अमेजिंग थेरी है जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल काम करती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग थेरी है ये, ठीक है। और इस थेरी के अंदर क्या है, इस थेरी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज, जो मैंने आपको 3 तस्वीर दिखाई थी, फर्ज करें आपके हस्बैंड आपको कहते हैं, या आपके फादर आपको कहते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, और आपको सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि आपके घर वाले, आपकी मदर या फादर आपको ये काम नहीं करने देंगे। तो नॉर्मली आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है जिससे आप की इस अरसे में मुलाकात होती है, और वो आपको ये बात कहता है कि मेरे फादर ने बोला है कि आप ये काम नहीं करें। तो आप उससे ये क्वेश्चन करें कि मुझे एग्ज़ैक्टली बताएँ कि आपके फादर ने क्या कहा है, और आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी बात सुनें कि वो क्या कह रहा है, उसकी एक-एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि वो क्या आंसर आपको दे रहा है, क्योंकि आपने उसी के आंसर में से अपना जवाब उसको देना है। जब वो कहता है कि मेरे फादर मुझे बोल रहे हैं कि आप ये काम नहीं करेंगे, तो आप उससे पूछें उन्होंने एग्ज़ैक्टली क्या कहा? वो कहेंगे जी मेरे फादर ने मुझे कहा कि ये काम जो है ये नहीं करना, पढ़ाई पर ध्यान दो, या ये काम जो है वो गलत है, ये फ्रॉड है, मेरे एक दोस्त ने किया था वो इसमें कामयाब नहीं हुआ, या मैंने किया था और मैं इसमें मैंने चीज़ें भी ली थी मगर मुझे इसमें सक्सेस हासिल नहीं हुई। तो आप उसको ये बात बोलेंगे कि जब मैंने मैंने जब ये कंपनी जॉइन की थी, मैंने एग्ज़ैक्टली यही बात मेरे साथ भी हुई थी। आपने उसको फ़ील कराना है सबसे पहले कि आप जो बात कह रहे हो, आपने उससे उसको रिजेक्शन वाली फीलिंग नहीं करानी। देखें, ये काम है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसके अंदर बहुत से लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्शन का हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो आपको जो है वो इनकार कर रहे हैं, या वो आपको बिल्कुल ही कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम नहीं करना, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसका कत्तन मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, मगर इसमें जो है आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करनी है। ऑब्जेक्शन है, ये रिजेक्शन नहीं है। यस, आपने उसको उनके हिसाब से डील करना है। आपने सबसे पहले उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। यस, मैं फील कर सकता हूँ जो तुम समझ रहे हो, मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था और मेरे फादर ने कहा था। और उसके बाद आपने जो उससे बात कहनी है आखिरी, वो ये है, जो आप उससे काम लेना चाहते हैं, जो भी आप उससे काम लेना चाहते हैं, यानी आप उसको उससे क्या करवाना चाहते हैं ओरिफ्लेम के अंदर, आप एग्जैक्टली उससे वही बात करेंगी कि यस, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही फील किया था, मगर फिर मैंने इसको बहुत कामयाबी से किया। मैंने अपने फादर को कहा कि मुझे आप 1 महीने का टाइम दे दें या 6 महीने का टाइम दे दें, मुझे इसमें बहुत पोटेंशियल नज़र आता है, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। अगर मुझसे नहीं होगा 2 या 3 महीने के अंदर, तो मैं इस काम को नहीं करूँगा और छोड़ दूँगा। मुझे सिर्फ आप ट्रेनिंग्स इसको लेने दें, और आप जो हैं उनको सिर्फ एक थ्योरी पे कन्विंस कर सकते हैं, और वो थ्योरी ये है। और वो थ्योरी क्या है, आप उस शख्स को, जो आपका प्रॉस्पेक्ट है, आप उन्हें ये बात कहेंगे कि मैंने अपने वालिद साहब को ये कहा कि मुझे अब 2 से 3 महीने का टाइम दें, मैं आपको कामयाब होकर और पैसे कमा कर दिखाऊंगा, और अगर मुझसे ऐसा ना हुआ तो मैं ये काम नहीं करूँगा। और आप बेसिकली उस शख्स को ये चाह रहे हैं कि उसको ये बताएं कि मेरे फादर तब कन्विंस हुए थे जब मैं चेक लाया था,
और आप उसे बताएं कि जी मेरा भी चेक आया तो मेरे फादर कन्विंस हुए और आज मैं इतने इतने पैसे कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ। ये हस्बैंड को भी आप कह सकते हैं, ये स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए पॉकेट मनी के तौर पर। तो जब आप उनको कहें कि मैंने अपने घर वालों को चेक दिखाया तो दे वर हैप्पी विद इट और मैंने इस काम को आप देखें आपके सामने मौजूद हूँ, तो आपने बेसिकली पॉजिटिव अश्योरेंस उस शख्स को देनी है कि इस सिस्टम में, तो आप उसको उससे क्या दिखा रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर तुम तभी रह सकोगे, तुम्हारे फादर तुम्हें तभी रहने देंगे जब तुम पॉजिटिव अश्योरेंस दोगे, यानी तुम चेक कमा के दिखाओगे, तुम पैसे कमा के दिखाओगे। सो आपने बेसिकली जो उससे करवाना है, देखें वो चेक कमाएगा, वो पैसे कमाएगा तो आपको भी फायदा होगा, वो टीम बनाएगा। चेक कमाने के लिए उसको टीम बनानी पड़ेगी, इनवाइट करना पड़ेगा लोगों को। तो आप उसको एक्चुअली लेकर आ गए उस लेवल पर जहाँ पर उसका ज़हन आपने पैसे कमाने की तरफ और टीम बिल्डिंग की तरफ, तो वो पूरी कोशिश करेगा इस काम को करने के लिए। दूसरी सूरत क्या है कि वो आपको कहेगा मेरे वालिद ने मना किया, एक्चुअली उसके वालिद ने मना नहीं किया, हो सकता है वो खुद ये बात कह रहा हो और वो खुद ये काम ना करना चाहता हो। तो उसको हैंडल करने का तरीका क्या है? उसको आप ये कहें कि आप मुझे अपने वालिद साहब से मेरी बात करवा दें या मुलाकात करवा दें। क्या मैं आपके वालिद साहब से मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ? ताकि मैं उनसे बात कर लूँ। अब हमें बेसिकली इस काम के अंदर मैच्योर, ठहरे, टिके हुए लोगों की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मगर हमारी जो टीन्स और यंग बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस हैं। सो अगर आप उनके वालिद से मिलने की बात करते हैं तो हो सकता है वो आपका एक और प्रॉस्पेक्ट हो जाएँ। अब आपके 1 नहीं 2 प्रॉस्पेक्ट हो जाएँ और आपको ये पता लग गया, जब वो बच्चा ये बात कह रहा है कि मैं अपने वालिद या हस्बैंड से पूछूँगा, तो मेन अथॉरिटी, मेन शख्स पीछे कौन है? वो वालिद या वो हस्बैंड है जो फैसला करने की ताकत रखता है। तो आपके साथ तो सारा वक्त ही प्रॉब्लम रहेगा। तो सबसे बेहतरीन इसका हल क्या है कि आप उस शख्स के वालिद से मिलें और उसको पूरा बिजनेस प्लान बताएं और होपफुली या तो वो इनकार मतलब कह देंगे या आप अगर उनको टोटली प्लान बता देंगे। और इसके लिए आपको प्लान खुद आना चाहिए, ये नहीं कि मैं अपनी अपलाइन से कहता हूँ, आपको खुद प्लान एक्सप्लेन करना आता है। जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो आगे से यही बात कहेंगे कि मैं ये क्या काम कर सकता हूँ पार्ट टाइम के तौर पर। तो अब इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए कि आपको एक टिका ठहराव शख्स मिल जाए इस काम के अंदर जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो। जिस तरह मैंने बताया था, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपको रिलेट करना है, जिसमें फील, फेल्ट और फाउंड की हमने जो थ्योरी है उस पर काम किया। वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थ्योरी है जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई हाउसवाइफ है वो ये बात कहती है कि मैंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, तो उसको ये बताइए कि आप भी एक हाउसवाइफ थी, उसे रिलेट करके बताइए कि मैं उसे लगता है आप कामयाब, मैं कामयाब नहीं होंगी। उसे कहिए मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपकी किसी स्टोरी का डलता है किसी दूसरे शख्स पर। अगर आप अपनी स्टोरी नहीं सुना सकते तो किसी ऐसे शख्स की जो आपका करीबी हो या आपकी अपलाइन हो या आपका स्पॉन्सर हो या आपके इर्द गिर्द हो, फ्लेम में हो, आप उसकी कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुनाएं जिससे वो शख्स जो है वो कन्विंस हो। स्टोरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। सो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द वालों को स्टोरीज से कन्विंस करें और सच्ची स्टोरीज हों, खुद की बनी हुई स्टोरीज ना हो। सो आप कोशिश करें कि जितनी अच्छी, जितनी सॉलिड स्टोरी होगी उस वो उतना ज्यादा काम करेगी। दूसरा, अगर वो शख्स आपको ये बात कहता है कि मैं घर से पूछ कर आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा, तो आप उस शख्स से पूछें कि घर किस से पूछ कर आओगे, यानी हस्बैंड से पूछोगे, अम्मी से पूछोगे, अब्बू से पूछोगे। आज के यहाँ से उठने के बाद भी तो तुमने किसी से पूछना ही है ना। तो तुम्हारे ज़हन में जितने सवाल हैं तुम अभी मुझसे करो, क्योंकि देखें मे बी इमरान खान एक बहुत अच्छा क्रिकेटर हो मगर वो शान जैसी एक्टिंग नहीं कर सकता, और शान हो सकता है एक अच्छा एक्टर हो मगर वो एक अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता। हर शख्स अपने फील्ड का मास्टर है। सो आपने ऐसे लोगों को ये बात कहनी है कि वो आपसे आएं और आकर मिलें और क्वेश्चन करें और आप उसके क्वेश्चंस के आंसर्स हर तरीके से कोशिश करें उसके आंसर्स आप दें और उसको आप जो है वो सेटिस्फाई करें। एक नॉर्मल क्वेश्चन जो थोड़े से लोग अवेयर्ड होते हैं, मैं हर एक की बात नहीं करूंगी, हाउसवाइफ्स को नहीं पता होता, मगर जो
अक्सर आप मर्द हजरात देखें तो वो इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या ये कोई डायरेक्ट सेल्स की कंपनी है? तो आप उसको ये बात बताइए। परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना ऑब्जेक्शन से, क्योंकि देखिए हम लोगों में से किसी के पास भी कोई डिग्री नहीं है, ऐसा कोई डिग्री मौजूद नहीं है दुनिया के अंदर। एक जनरल हम प्रिसीव करते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन और तजर्बा होता है जिससे हम लोगों को डील कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग मुझसे बेहतर डील कर सकते हैं, हो सकता है किसी को इनमें से कोई एक क्वेश्चन भी ना है, और हो सकता है कि बहुत से लोगों को बहुत से क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। सो आप का सामने आप उसे प्यार से अगर आपसे पूछ रहा है तो उसे बहुत प्यार से जवाब दें। अगर वो कहता है ये डायरेक्ट सेल्स की कोई कंपनी है तो आप कहें बड़े प्यार से पूछे, क्यों आपको डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज पसंद नहीं है? ठीक है, उससे पूछें। क्योंकि अगर वो कहता है कि मुझे मतलब नहीं पसंद है, तो या मुझे पसंद है या मुझे नहीं पता, तो उसे आप कन्विंस करें कि ये डायरेक्ट सेल्स की कंपनी नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है। इसमें आपने कहीं घर घर जाकर सेल नहीं करनी। और अगर आपको ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो लोगों की लाइफ चेंज करती है, और आप उसे बताइए कि कैसे वो भी अपनी लाइफ को जो है वो चेंज कर सकते हैं इस कंपनी के साथ। बहुत से लोगों का एक सिंपल और एतराज़ होता है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस पसंद नहीं। और आपने अपने इर्द-गिर्द भी देखा होगा कि बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत लो लेते हैं या बहुत कम घटिया तो नहीं मैं कह सकती, बट येस दे डोंट लाइक दिस वर्क। मेंटली पता नहीं क्या बैरियर्स हैं। तो आप उसे कहें कि नहीं, ये डायरेक्ट ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो अपॉर्चुनिटी है, ये लाइफ को चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और या अगर वो शख्स आपको कह रहा है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस पसंद नहीं, तो इसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं। एक, उसका अपना ज़ाती तजर्बा बुरा हुआ हो किसी कंपनी के साथ, ये भी हो सकता है वो कभी इस कंपनी का ही मेंबर पास्ट में बना हो, या उसके इर्द-गिर्द लोग ऐसे सर्कल में मौजूद हों जिनका अपना तजर्बा हो। सो इसको बहुत ईज़िली आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि देखें कि अगर आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं और वो खाना अच्छा नहीं है, तो क्या आप इसके बाद किसी भी होटल में खाना खाने नहीं जाएँगे? फ़र्ज़ करें एक ब्रांड है, उसके कपड़े पसंद नहीं आए, तो आपका ज़ाती तजर्बा अच्छा नहीं लगा, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप आइंदा किसी ब्रांड के कपड़े नहीं पहनेंगे, आइंदा हर उस ब्रांड के कपड़े से इज्तनाब करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पोटेंशियल है। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द फास्टेस्ट वे टू ग्रो, फास्टेस्ट वे, स्पेशली कोविड के बाद, जिससे आप बहुत से पैसे बना सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं और लोगों को कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लोगों का ये होता है, मैं मज़ीद धोखे खाने को तैयार नहीं हूँ। अ, इसका भी मतलब यही है कि उसने या तो काम किया और उसे धोखा हुआ है, या उसके सर्कल में ऐसा कुछ हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली जब वो ये कह रहा है कि मैं मज़ीद धोखे नहीं खा सकता, इसका मतलब है उसके अपने साथ कुछ हुआ है। आप उसे कहें कि धोखे खाने भी नहीं चाहिए इस वक़्त में, जैसा वक़्त चल रहा है, ये वक़्त है भी नहीं धोखे खाने का। आप उससे ये पूछें कि आपके कितने बच्चे हैं, और आप उसे ये बात कहिए कि फ़र्ज़ करें आपके अगर 2 बच्चे हैं और उनमें से एक पेपर देते हुए फ़ेल हो जाता है, तो जो बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, उनकी रेशो क्या है? मतलब अगर मैं ग्लोबली पूरे पाकिस्तान की बात करूँ, अगर हर शख़्स के 2 या 3 बच्चे हैं, मैं एवरेज बात करूँ कि क्या रेशो होगी जो बच्चे फ़ेल होते हैं और जो कामयाब होते हैं? क्या उस डर से माँ-बाप, अगर आपके 3 बच्चे हैं और 1 फ़ेल हो जाता है, क्या उस डर से माँ-बाप बच्चे पढ़ाएँगे नहीं कि बच्चे फ़ेल हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता। आप ये प्रोसेस ऑफ लाइफ़ है, हमें एहतियात से बहरहाल काम ज़रूर करना चाहिए। ₹498 की मेंबरशिप में क्या धोखा हो सकता है, आप मुझे बताइए। जबकि आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसको आप जो है उसमें आपको पैसों के एवज़ प्रोडक्ट भी मिलती है। अक्सर लोगों का एक ये भी कंसर्न होता है कि इस काम में बहुत बातें करनी पड़ती हैं, बहुत मगज़मारी करनी पड़ती है लोगों के साथ, और ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ये सही बात है कि बहुत से लोगों के आपको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। और आप किसी भी काम को याद रखिएगा, जब सीरियसली कर रहे होते हैं तो आपको मगज़मारी करनी पड़ती है।
क्योंकि बेसिक इसमें आपने क्या काम करना पड़ता है, आपकी अपनी नॉलेज को एनहांस करना पड़ता है। अ, बेसिकली आपको पता है अपने लोगों को कैसे मेंबर्स को डील करना है। अगर आपकी नॉलेज कम है यहाँ या आपको नहीं पता कि क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लेके चलने हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी लोगों के साथ और वाक़ई आपको मगजमारी करनी पड़ेगी। मगर आपकी अगर ट्रेनिंग्स आप लेते हैं, इस काम को आप सिस्टमैटिकली लेके चल रहे हैं, बिज़नेस के तौर पे लेके चल रहे हैं, सीरियसली लेके चल रहे हैं, तो आप टू द पॉइंट बहुत अच्छे सवालों के जवाब भी दे सकते हैं, उनको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं और कम मगजमारी भी करनी पड़ेगी। मैं सेल्स नहीं कर सकती या कर सकता, ये मेरा फील्ड नहीं है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आम औरतों से बात करती हूँ, कहती जी हमसे तो सेलिंग नहीं होती, हम तो किसी को जानते ही नहीं है, हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये मेरे अपने साथ भी मेरा अपना जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे ज़हन के अंदर भी इस तरह के बहुत से सवाल थे। मेरा एक अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एक मेरा अपना बैकग्राउंड है। जब मैंने जॉइन किया था, तो फ़र्क क्या है कि मैंने अब मैं लोगों को देखती हूँ उसको बहुत लो लेवल का काम समझते हैं। ये मैं आपको यकीन गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत इनकम है, बहुत पैसा है। इसमें अगर आप अगर देखें तो ट्रू पोटेंशियल पर लोग वही लोग काम कर रहे हैं जो लोगों लोगों की टीम बनाते हैं और जो जो लोगों को जोड़ते हैं। उनकी देखिए जब आपके साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं या बहुत से लोग टीम का पार्ट बनते हैं तो सबकी अपनी-अपनी एबिलिटीज़ होती हैं। एक टीम के अंदर वो रिफ्लेक्ट होती हैं और इसमें सारे लोग कामयाब हो जाते हैं। आप उसे कहें आपने इसमें सेल नहीं करनी। मुझे भी ऐसा ही फ़ील होता था शुरू में कि शायद ऐसा कोई काम है और मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल फ़र्क है, मगर इसके अंदर आपने अपने जानने वाले लोगों को जिनको आप जानते हैं, जो आपके साथ हम रिलेटिव्स मौजूद हैं, उन्हें सिर्फ जॉइन कराना है और जोड़ने का काम बहुत मुश्किल है, तोड़ने का काम बहुत आसान है। सो आपने लोगों को जोड़ना है नॉलेज के साथ, ट्रेनिंग्स के साथ। एक और ऑब्जेक्शन लोगों को अक्सर ये आता है, मेरे पास पैसे नहीं है 100 बीपी करने के या मेंबरशिप के। तो आप उसे कह सकते हैं कि इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ कि मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं है। आप जो भी नौकरी या काम कर रहे हैं ऑब्वियसली आपको उस शख्स की इन्फॉर्मेशन होगी और आप ये सोचें कि आप जो काम कर रहे हैं इस वक़्त, फ़र्ज़ करें हम किसी दफ़्तर में मुलाज़िम हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप अपने अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? अगर आप इसी फ्रेम में रहते हैं, अगले 5 साल भी आपको कोई भी बेहतरी नज़र नहीं आती, ना इनकम में, ना काम में, ना डेज़िग्नेशन में, तो आप उसी फ्रेम में है ना, तो आप ओरीफ्लेम को एज़ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लेकर देखें, अपना बी प्लान के तौर पर लेकर देखें, तो कुछ अरसे के बाद आपके हालात डेफ़िनेटली चेंज हो जाएँगे और आपको एक इनकम आनी शुरू हो जाएगी। आप उसको इस बात का यकीन दिलाइए कि उसके पास बच्चे हैं, उनके ख्वाब हैं, उनकी एजुकेशन है, आप मकरूज़ हैं। पाकिस्तान में और दुनिया में हम मकरूज़ होते हैं अपने बच्चों के और फैमिली मेंबर्स के। हमें अगर मैं एक आदमी की बात करूँ तो उसको अपनी फैमिली की तमाम डिज़ायर्स पूरी करनी है जायज़। अगर माँ-बाप हैं, तो उनकी बीमारी, नादारी उनको देखना है, अगर उनको उम्रा हज कराना है, हर बच्चे की ख़्वाहिश होती है कि हर शख़्स की ख़्वाहिश होती है कि वो अपने बीवी-बच्चों को सुकून वाली एक कंफ़र्टेबल लाइफ़ दे, उनको ट्रैवल करवाए, उनके साथ एन्जॉय करे और अपने माँ-बाप की खिदमत करे और माँ-बाप को भी जो है वो उम्रा और हज जैसी सआदत कराए। और आप मुझे बताएँ कितने लोग हैं जो ये काम कर पाते हैं? तो आप उन्हें बताइए कि आज से अगर कोई ईद शब-रात आ गई है या आज से 10 साल बाद तुमने अपने बच्चों की शादी करनी है, उसको रियलाइज़ करवाइए कि तुम्हें इस तरह के एक सेकंड बी प्लान की ज़रूरत है। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम इस बी प्लान पर काम करो और आप पैसे बना लो और इसमें करना क्या आपने अपने हालात से तुम कभी भी नहीं निकल सकते, अपने ही इसी टाइम को मैनेज करके तुम जो हो मेरे साथ एक सेकंड पार्ट टाइम इनकम के तौर पर, एक बी प्लान के तौर पर ओरीफ्लेम को जॉइन करो। स्पेयर टाइम के तौर पर नहीं, एक बी प्लान के तौर पर और आपको इससे अच्छी खासी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। एक और एतराज़ लोगों का ये होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक़्त नहीं है।
नॉर्मली जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता उनको मैनेज करना नहीं आता। 24 घंटे मेरे पास भी हैं, 24 घंटे आपके पास भी हैं, सबके पास 24 घंटे ही मौजूद होते हैं। मगर क्या प्रॉब्लम आता है कि कुछ लोग उसको मैनेज कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, और कुछ नहीं कर पाते। आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हें मैनेज नहीं करना आता अपना टाइम, आप उन्हें ये कह सकते हैं कि तुम अपने आप को थोड़ा-सा जो है आप उसे फ़ील कराएँ कि मैं भी अपने आप को, शुरू में मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था और मैंने जब जॉइन किया तो मुझसे भी मैनेज नहीं होता। मैंने अपनी चीज़ों को तरतीब दी, हर चीज़ खुद पर लगा लें, मैंने अपने काम को, अपनी चीज़ों को ख़ास तरतीब दी, तो मेरा ये प्रॉब्लम नहीं रहा और मैंने बहुत अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया। और आज मैं जो हूँ बहुत आराम से इस काम को कर लेता हूँ और इससे पैसे भी अर्न कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स महंगी हैं। ये तो मैं आई थिंक हर कोई, आप मुझे बताइए क्या ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स महंगी हैं? इस बात को तो जवाब आप ही मुझे दीजिए कि क्या ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स महंगी हैं? आपको लगती है महंगी हैं? कोई बताएगा? पिलाओ है दोष का इन्हें कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट के साथ, तो उस वक्त हमें लगती है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिटी जब हम देखते हैं और फिर हम बाकी इम्पोर्टेड क्वालिटी बाकी देखते हैं, तो उस हिसाब से महंगी नहीं है। ओके, ठीक है, नहीं है। अच्छा अच्छा, चलें इस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। यूज करने के बाद महंगी नहीं लगती। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स महंगी हैं, लेट्स सी। देखें, एक हार है जो सोने का है और बहुत हसीन है और मेरे पास है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और मैंने उसकी एक इमिटेशन, बिल्कुल उस जैसा एक नकली हार सेम टू सेम है, और दोनों हार मेरे पास मौजूद हैं। मेरे पास अल्लाह ना करे को बुरे हालात आते हैं, मुझे हार बेचना पड़ता है, तो मुझे कौन सा हार मेरे लिए ज्यादा वर्थ रखता है, नकली या असली? ऑब्वियसली असली। देखें, असल चीज को आप नकल से मुकाबला नहीं कर सकते, पहली बात। ये तो एक साइड की बात है। मैं अगर आपको एक बात ये बताऊं कि प्रोडक्ट्स महंगी हैं, यस, प्रोडक्ट्स बहुत से लोगों के लिए महंगी होती हैं। अब समझते हैं प्रोडक्ट महंगी सस्ती होती क्या। फर्ज करें एक प्रोडक्ट जिसके फायदे थोड़े हैं और उसकी कीमत ज्यादा है, तो वो प्रोडक्ट महंगी प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट जिसकी कीमत सस्ती है और फायदे भी थोड़े हैं, उसको हम सस्ती प्रोडक्ट बोलते हैं। एक प्रोडक्ट जिसकी कीमत थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा है मगर उसके बेशुमार फायदे हैं, तो वो कीमती प्रोडक्ट होती है। महंगी और कीमती में क्या फर्क है? महंगी होती है ओवर प्राइस, जिसके फायदे ना हो। अब ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट इतनी कीमती क्यों है? क्योंकि ओरिफ्लेम प्रोडक्ट के साथ आपको ना सिर्फ प्रोडक्ट मिल रही है, आपको बहुत से पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपको बिजनेस मिल रहा है, आपको ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको एक लिपस्टिक लगती है, मुझे लिपस्टिक नहीं लगती। ये लिपस्टिक मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, ये लिपस्टिक मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, और मेरे लिए ये लिपस्टिक मेरा गोल्ड कॉन्फ्रेंस का टिकट है। ये लिपस्टिक मेरे लिए मेरा एक पूरे महीने का 5 लाख का चेक है। आपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा जब कर लेते हैं, अपने इस बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं, तो आपको प्रोडक्ट महंगी नहीं लगती बल्कि फ्री में लग रही होती है। देखें, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से लोग घड़ी पहनते हैं, हर कोई घड़ी पहनता है, घड़ी तो कोई ऐसी कोई नायाब चीज नहीं है। जब आप घड़ी पहनते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में लोग 100-200 रुपए की भी घड़ी पहनते हैं, 500-600 रुपए की भी घड़ी पहनते हैं, और बहुत से लोग जो हैं, कस्टमर को हमेशा प्रोडक्ट इसलिए महंगी लगेगी, याद रखिएगा, जब आप लोगों की जेबों से पैसे निकलवाएंगे, आप उन्हें क्या फायदा दे रहे हैं? जब आप कस्टमर पे काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया मेरे लिए ये घड़ी, मेरे लिए ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट मेरा गोल्ड कॉन्फ्रेंस का टिकट है। चीजें बेचने वाला कोई एक शख्स 65 मुल्कों में
मुझे 53 सालों में दिखा दें जो चीजें बेचकर गोल्ड कॉन्फ्रेंस पे गया, जो चीजें बेचकर उन्हें कैश अवार्ड मिले, जिन्होंने चीजें बेची उन्हें गाड़ियां मिली। कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है। जब आप चीजें बेच रहे होते हैं तो आप उस कस्टमर को कोई फायदा नहीं दे रहे। ओरीफ्लेम की मेंबरशिप कीमती इसलिए है कि वो लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी दे रही है। आप लोगों को जब बेच रहे होते हैं आप उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, उन्हें कोई रत्ती का फायदा नहीं दे रहे, उनकी जेब से सिर्फ पैसे निकलवा रहे हैं। उनको प्रोडक्ट महंगी लगेगी क्योंकि मैं कहती हूँ ओरीफ्लेम कीमती है इसलिए कि वो इनकम अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैं कहती हूँ ओरीफ्लेम कीमती है वो ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैं कहती हूँ ओरीफ्लेम कीमती है वो पॉइंट्स दे रहा है और गिफ्ट दे रहा है। आप उनको क्या देते हैं? सिर्फ प्रोडक्ट देते हैं और उनको इसके बदले कुछ भी नहीं मिलता, तो उनके लिए प्रोडक्ट बहुत महंगी है, वो सही रो रहे हैं। ओरीफ्लेम को अगर आप उसकी प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर देते हैं, उसकी ब्यूटी को, तो आपके लिए, हर उस शख्स के लिए, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा महंगी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो 700 रुपए की घड़ी पहनते हैं, कुछ 100 रुपए की, और पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो 10 लाख से 80 लाख की घड़ी भी पहनते हैं। अब जो 100 रुपए की घड़ी पहन रहा है या 700 रुपए की घड़ी पहन रहा है, 24 घंटे उस घड़ी में भी है, तो नहीं कि 80 लाख की घड़ी के अंदर 25 घंटे होते हैं। टाइम उसमें भी देखना पड़ता है, वो खुद नहीं बताती है, और 100 रुपए की घड़ी भी खुद बताती है। अब फर्क कहाँ पर आ जाता है? आपकी कुव्वत खरीद पर। अगर आपने आज 700 रुपए, 1000 रुपए की कोई कमीज पहनती हैं इसलिए कि आपकी माहाना इनकम जो है या माहाना जो आपको पॉकेट मनी मिलती है 5000 या 10,000 रुपए है, अगर ये 5 लाख रुपए कर दी जाए तो क्या अब आप 1000 रुपए की कमीज पहनेंगी? नहीं पहनेंगी। आपकी वो कमीज कम से कम 15 से 20,000 रुपए की हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट योर परचेजिंग पावर, इट्स ऑल अबाउट। सो ओरीफ्लेम बेसिकली आपको इनकम अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो ओरीफ्लेम की चीजें महंगी नहीं है, कीमती होती हैं और फायदेमंद भी हैं। आपको पावर ऑफ परचेजिंग को समझने की जरूरत है। मतलब मैं अगर आपको एक बात बोलूं कि जिस तरह एक खातून है, वो एक टीचर है और वो 15,000 रुपए कमाती है और वो एक शादी में जाती है, तो वो कितने की कमीज पहनेंगी? बहुत होगा तो वो 3 या 4,000 की कमीज सेविंग से पहनेगी। मगर अगर उसी टीचर की इनकम महीने की 2,500 से 3,000 हो जाए तो अब वो एक फंक्शन में कम से कम 15 से 20,000 रुपए की चीजें पहनेंगी। ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट महंगी नहीं है, ये हम लोग हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते अपनी ही वजूहात की बिना पर। अगर आपको इसकी वर्थ का पता लग जाए, इस एक लिपस्टिक का पता चल जाए कि ये लिपस्टिक इनकम अपॉर्चुनिटी है, ये लिपस्टिक आप लोगों को बेचे नहीं, उनको भी वो इनकम अपॉर्चुनिटी दें, आपके आगे लोग एतराज नहीं करेंगे। अगर आप उन्हें बिजनेस पे ले आएंगे, आप उन्हें बिजनेस सिखा देंगे, वो एतराज नहीं करेंगे महंगी है, बिकॉज अब उनको भी कोई ना कोई फायदा हो रहा है। वो मेंबर बनेंगे, वो सिर्फ हैप्पी यूजर हैं। तो उन्हें, मैंने उस दिन कल परसों क्लास दी थी जिसमें मैंने सिर्फ यूजर्स का बताया था, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे ही आपको प्रोडक्ट यूज करने के कितने फायदे हैं। अगर आप उन्हें यही देने शुरू कर दें तो आप यकीन मेरी बात का मानिए, वो कभी भी नहीं कहेंगे प्रोडक्ट जो है वो आपकी महंगी है। अक्सर लोग कहते हैं कि इस सिस्टम में वही लोग कामयाब होते हैं जो पहले आ जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैम आप तो इतने साल पुरानी हैं, 11 साल हो गए हैं आपको, तो आप तो कामयाब हैं ही हैं, आप तो पहले आई थी। ये बात सच है, जो बस में पहले बैठता है मंजिल पे भी पहले पहुंचता है। मगर ओरीफ्लेम की अगर मैं बात करूं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। आप ये देखिए कि ओरीफ्लेम के अंदर अगर आप टॉप 15 की शक्ल देखें तो हमारे हर साल टॉप 15 जो होते हैं सबको बिजनेस की तरफ लेकर आए। तो मैं तो किसी को कोई चीज नहीं बेचती, मैं अपने पॉइंट्स खुद करती हूँ। आप ये यूं क्यों नहीं सोचती कि आप 50,000 रुपए महीना कमाएं और आप फ्री के 5-7-8 हजार के पॉइंट्स करें? आप वो 7-8 हजार के पीछे अपनी इतनी वर्थ जाया कर रही हैं, इतनी मेहनत जाया कर रही हैं। आप कितनी ट्रेनिंग्स ले लें बेटा, आप कामयाब इसलिए नहीं हो पाओगे क्योंकि जब आपका विजन छोटा है, आप बहुत छोटा सोच के चल रही हैं कि मेरे 100 बीपी कहाँ से पूरे होंगे। आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे कि आप 1 लाख कमाओ और आपके 100 बीपी आपको फ्री में प्रोडक्ट पड़े। सो यू हैव टू चेंज योर होल सिस्टम, ठीक है?
अगर आप टॉप 15 की बात करें तो टॉप 15 की शक्ल एवरी ईयर चेंज होती है, हमें एवेल्युएट किया जाता है। कोई नंबर, कभी मैं नंबर 4 पे होती हूँ, कभी 3 पे, कभी 2 पे, कभी 5 पे, कभी, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। व्हाई? बिकॉज इस सिस्टम में ऐसा हरगिज नहीं है। आपको ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, ठीक है, और ये नहीं है कि मेरे लिए ज्यादा है और किसी और के लिए कम है। जो ग्रो करता है, जो काम करेगा, जो वही लोग कामयाब होंगे। अब देखें, कोविड आया, कोविड के अंदर बहुत से लोग अपने घरों में चुप करके बैठ गए कि छोड़ो यार, क्या दफ्तर बंद हो गया। अभी भी लोग मुझे मैसेज करते हैं क्या दफ्तर खुला है, दे आर सो अलूफ, उन्हें पता ही नहीं है। और जो काम कर रहे हैं उन्होंने इस वक्त को बर्बाद नहीं किया। जूम पर, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, फेसबुक पे, लाइव पर, यूट्यूब पर, हर तरह से काम किया है। सो ऐसा हरगिज नहीं है। जो काम ज्यादा करेगा वो पैसे बनाएगा, जो पुराना या नया है इससे उसको कोई फर्क नहीं है। जो लर्निंग ज्यादा करेगा वो कामयाब होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि ओरिफ्लेम में कामयाब लोग जो हैं सिर्फ 10% लोग ही कामयाब होते हैं। देखें, ओरिफ्लेम की मैं बात नहीं करती, पूरी दुनिया के हर काम की बात करती हूँ कि अगर आपको लोग ये बात कहते हैं कि 10% लोग कामयाब हैं ओरिफ्लेम में, तो आप उन्हें दाद दें। बिकॉज दुनिया के किसी भी फील्ड की अगर मैं बात करूं तो लोगों की शरह कामयाब होने की सिर्फ 2% है। CSS के एग्जाम्स होते हैं, आपको पता है, कंपटीशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत से लोग पूरे पाकिस्तान से अपेयर होते हैं, मगर उसमें कामयाब सिर्फ 1 या 2% लोग होते हैं। और क्रिकेट की हम बात करते हैं, पूरी दुनिया में हम पाकिस्तान की सड़कें भरी में लोग क्रिकेट खेलते हैं, जुमे को खेलते हैं, इतवार को खेलते हैं, ग्राउंडों में खेलते हैं, सड़कों पे खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं। मगर कितने लोग हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेल पाते हैं? ठीक है, खेल सभी रहे होते हैं। सो ये नहीं है कि कितने परसेंटेज। बेसिक बात आपने कामयाबी की, जो दुनिया के लोगों की कामयाबी की शरह है वो सिर्फ और सिर्फ 2% है। सो कितनी कमाल बात है अगर वो लोग कहते हैं कि 10% ओरिफ्लेम का रेशो है कामयाबी का, तो आप इसे कॉम्प्लीमेंट समझें कि कितनी ज़बरदस्त बात है कि ओरिफ्लेम में प्रॉब्लम्स भी हैं और इसमें पॉसिबिलिटी भी है। सबसे अच्छी बात यह है, देखें, इसके अंदर किसी किस्म का मर्द औरत की तखसीस नहीं है। तजर्बा नहीं चाहिए, तालीम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप इस बिजनेस को सिर्फ अपनी विल के साथ सक्सेसफुल होकर दिखा सकते हैं। दुनिया के बाकी तमाम कामों के अंदर आपको तालीम भी चाहिए, आपको तजर्बा भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, मर्द औरत की भी तखसीस है, एज का भी फ़र्क है, बहुत सी और चीज़ें हैं जिसका फ़र्क है। मगर ओरिफ्लेम में कामयाब आप बिल्कुल अपने एटीट्यूड से हो सकते हैं। एक आम बहस जो बहुत से लोग आपसे करना शुरू कर देते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हलाल है या हराम है। देखिए, जब आप डव लेते हैं, मैं नाम ले रही हूँ, आप लक्स लेते हैं, आप पाम ओलिव लेते हैं, क्या आपने कभी उस दुकानदार से बहस की है ये हलाल है हराम है? जबकि ट्रस्ट मी, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हराम काम होते हैं हलाल तरीके से। मैं आपको सही बात बता रही हूँ, आप उसको जस्टिफाई करने के लिए हलाल कर देते हैं। बाकी तमाम हराम काम हम बड़े हलाल तरीके से कर रहे होते हैं। आपको यहाँ शराब भी मिल जाती है, जुए खाने भी हैं यहाँ पर, औरतबाजी भी पाकिस्तान में होती है, हर किस्म का गलत हराम खाया भी जाता है। आप पैसे हलाल बकरा ज़िबा होने के देते हैं और आप घोड़ा गधा खा कर आते हैं। हर तरह की 2 नंबर प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जिसमें ड्रग्स से लेकर हर तरह की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो स्कूलों से लेकर हर इदारे में हैं। टीचर्स वो गलत हैं, अगर मैं टीचर्स की बात करूं, अच्छे अच्छे इदारों की बात करूं, वो बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। हर तरह के नाजायज़ और गलत हरकत यहाँ पर होती हैं, हर तरह का करप्ट माइंड मौजूद है। मगर मैं हैरान हो जाती हूँ when it comes to Oriflame, and we are, हमारे पास आवाज भी हम रेज नहीं कर पाते। ट्रस्ट मी, हम उन चीजों के खिलाफ जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, हम एक आवाज भी नहीं रेज कर पाते। हम इतने डरे हुए लोग हैं, हम सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिख पाते, हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू Oriflame, वी स्टार्ट सेइंग ये हलाल है या हराम है। हम जहाज में बैठ के शराब तो बड़े आसानी से पी सकते हैं। मैं किसी को यकीन कीजिए, मैं निशाना नहीं बना रही हूँ, मगर मैं ये बात बता रही हूँ। और जब हम खाना खाने लगते हैं तो हम ये जरूर पूछते हैं इसमें कोक तो नहीं है। एक नॉर्मल बात मैं आपसे कर रही हूँ। और यकीन कीजिए, मैंने ओरिफ्लेम के साथ ट्रैवल किया है 18 दफा, और मैंने जो चीज कंपनी की देखी है, मैं आपको, यकीन माने, मेरे वालिद की कंपनी नहीं है, मैं भी आप ही की तरह यहाँ पर वर्कर हूँ। ट्रस्ट मी,
मैं अपनी बात करूं, मैं सऊदी अरब के लीडर्स की बात करूं, मैं इंडोनेशियन लीडर्स की बात करूं, मैं इजिप्ट के लीडर्स की बात करूं, मैं ईरान के लीडर्स की बात करूं, मैं उन मुल्कों की बात कर रही हूं जो हमसे थोड़े से ज़्यादा जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं। आप यकीन कीजिए वो इतना हलाल हराम की तमीज़ करते हैं, इतनी ज़्यादा कि जहाज़ से ही आपको पता होता है कि ये कोशर मीट है या ये हलाल इनका खाना होगा। इवन उनके जो कुक्स होते हैं, मैंने होटल की मैनेजमेंट तक से चेक किया था जाकर, उसमें हर चीज़ को हमें हर तरह की दालें और सब्जियां दी जाती हैं। गोश्त का तो हमें मुंह ही नहीं दिखाया जाता ना। हमें इवन इंडियंस के अंदर भी मैं सच्ची बता रही हूँ, इंडियंस में बहुत से लोग ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण जो कास्ट है वो बिल्कुल भी किसी किस्म का अंडा मांस मछली नहीं खाती। मैं हैरान हुई थी कि ओरिफ्लेम का एक सप्लीमेंट मौजूद है, जो ओरिफ्लेम के जनरल सप्लीमेंट्स हैं जो भी पाकिस्तान में नहीं है, वेट गेन और वेट लूज के। इंडिया में चूंकि हमारी 2 फैक्ट्रीज हैं, उसमें जो सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें अंडा नहीं डाला जाता, ताकि मतलब ये रिस्पेक्ट है। मैं ये नहीं कहती कि वो इनकी करते हैं उसकी नहीं करते, वो हर मुल्क में हर एक की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो स्वीडन के फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल से मिलकर बनी है, तो मुझे नहीं मालूम कि इसमें ऐसा कुछ होता है। और वैसे भी हम अगर जब बहुत से लोग लेने जाते हैं ना अपना फतवे, तो वो क्या करते हैं कि वो उस शख्स से फतवा मकतब फ़िक्र के लोगों से लेते हैं। जब आपने कोई काम करना होता है तो आप उसके हक में फतवा ले आते हैं, और जब आपने नहीं करना होता तो आप उसे ऐसी तस्वीर खींच के दिखाते हैं कि वो उसके अगेंस्ट फतवा देते। मैं ज़्यादा इस पर बहस नहीं करती हूँ इस बात पर, और मैं सिर्फ ये बात कहती हूँ कि आप इस तरह की नेगेटिविटीज़ को अपने ज़हन से निकाल दीजिए, और आप मार्केट के ब्रांड्स के साथ ये वाली चीज़ नहीं करते। आपने खानी तो है भी नहीं वैसे भी प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो एनिमल का कुछ भी मौजूद नहीं होता और कोई ऐसी चीज़ हम नहीं डालते। मैंने आपको बता दिया, टर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, बहुत से मज़ाहिब के लोग ओरिफ्लेम का पार्ट हैं, और उनके बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल वे में हम उनके साथ काम भी करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इनडायरेक्ट कमीशन हराम है, यानी जो आपके टीम्स के नीचे से कमीशन आता है वो हराम होता है। ये मैंने पॉइंट था, मुझे पता नहीं करना चाहिए था, नहीं, बट मैं आप लोगों को अवेयर करती हूँ अगर कोई आपसे कहता है। आप मुझे एक बात बताइए, जितनी बड़ी मेरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं सबको गाइड करती हूँ, इसमें बहुत से लोग मेरे डायरेक्ट हैं, बहुत से इनडायरेक्ट हैं, बहुत से लीडरों के लीडर हैं। आप मुझे बताइए कि मैं आप सबको ट्रेन करती हूँ, आप सबको गाइड करती हूँ, आप सबके साथ काम करती हूँ, आप सबकी फिक्र करती हूँ। और मतलब अगर मैं देखूं तो मैं सिर्फ अपने ही टीम्स को डेवलप नहीं करती, उनके नीचे के लोगों को भी मजदूरों की तरह एक्चुअली काम करती हूँ। आपका क्या ख्याल है कि मैं नाजायज पैसे कमाती हूँ यहाँ से, या मैं हराम पैसे कमाती हूँ, मैं ऊपर लात पे लात रख कर बैठी होती हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है। मैं काम करती हूँ तो पैसे काम कमाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में पैसे कमा रही होती हूँ। ट्रस्ट मी, ये बहुत जायज़ काम है और इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कुछ भी हराम नहीं है, इसमें आपको अपने नीचे तक नेटवर्क को देखना पड़ता है, और मैं इसका चलता फिरता सबूत हूँ। मैं हर एक को ट्रेन और गाइड करती हूँ। इस ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप ऊपर बैठे हुए हैं और आप सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत से लोग ये बात भी कहते हैं कि मैं मशवरा करके आपको बताऊंगा अपने किसी ना किसी से। याद रखिएगा, जो शख्स खुद फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते वो लोग इस काम के अंदर तो बहुत ही बुरा चलते हैं। जो इस तरह की बात कहते हैं, मैं अपनी अम्मी, अपने अब्बू, अपनी बहन, अपने भाई, अपने शौहर से बताऊंगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं जी। फैमिली से करूंगा। तो जो मशवरा आज अपनी अम्मी अब्बू से कर रहा है, कल वो ट्रेनिंग में नहीं आएगा, अम्मी अब्बू से पूछना है, कल वो किसी और चीज़ के लिए नहीं आएगा। आप कोशिश करें कि वो जो शख्स जिससे मशवरा कर रहा है आप उससे बात करें। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप फादर की बात करते हैं तो आप उनसे बात कर लें और उनसे मीटिंग कर लें, तो आपका मसला ज़्यादा हल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, याद रखिएगा, मशवरा आप उससे करें जो एक कामयाब शख्स है। अगर एक नाकाम लीडर आप उससे मशवरा करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर इमरान खान से मूवीज़ की एक्टिंग की बात करेंगे तो गलत बात है, वो अपने फील्ड का मास्टर हो सकता है। अगर आप एक इंजीनियर से नलका ख़राब हो जाए और आप इंजीनियर को कहें कि वो ठीक कर दे, तो ये गलत बात है।
नलके वाला ही नलके को ठीक कर सकता है। गलत शख्स से अगर आप गलत मशवरा करेंगे, ऐसे शख्स से पूछना जिसको ओरिजिन पता ही नहीं है, तो मशवरा आपने किससे करना है? मशवरा तो आप उसी से करते हैं ना जो मैंने एमबीए करना है, तो मैं अपनी फुप्पो के बेटे से जिसने एमबीए किया है उससे पूछ लेती हूँ कि क्या मतलब उसने किया, क्या इसका स्कोप है, उसकी जॉब कैसी जा रही है, वाज इट इजी। मेरी खाला की बेटी रम्स की पढ़ी हुई है, तो मैं यार मैं भी चाह रही हूँ रम्स में एडमिशन लूँ, मेरा ख्याल है मैं उससे मशवरा कर लूँ। मेरा एक कज़न है, उसने सीएसएस में टॉप किया था, तो मैं उससे मशवरा कर लेती हूँ कि यार मुझे करना चाहिए कि नहीं। ऐसे शख्स से मशवरा करें जो उस फील्ड का हो, ऐसे शख्स से जो रेलेवेंट फील्ड का ही ना हो। जब आप मशवरा करते हैं तो आपको कभी भी सही आंसर नहीं मिलेगा। मेरी दोस्त ने ओरिजिनल ज्वाइन किया था, बुरी तरह नाकाम हो गई। उसकी राय ये है कि काम ठीक नहीं है। ठीक है, एक गलत तजर्बा होता है और वो आपको जो है वो नेगेटिविटी लोगों में फैला देते हैं। फर्ज करें कि मेरा एक कज़न है, उसकी किताबों की दुकान है बड़ी ज़बरदस्त, या प्रेस है, और उसको एक काम कर रहा है, बड़ी कामयाब कारोबार कर रहा है, या फर्ज करें वो नाकाम हो जाता है इसमें, तो क्या वो नाकाम हुआ है तो मैं भी नाकाम हो जाऊंगी? ऐसा हरगिज नहीं है। आप यकीन कीजिए, बाहर का फैक्टर आपकी नाकामी में बहुत कम काम करता है। एक्चुअल फैक्टर आपकी नाकामी में आप खुद काम कर रहे होते हैं। अगर किसी के 5 बच्चे हैं, फिर वही कहूंगी 2 फेल हो गए, तो क्या आप बाकियों को पढ़ाना बंद कर देंगे? एक इंसान अगर नाकाम होता है तो वो हमेशा कहेगा अंगूर खट्टे हैं। तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं ओरिफ्लेम में कामयाब नहीं हुई तो यार तुम भी मत करना, वो यही कहेगा। वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं नाकाम हुई हूँ मगर तुम करो। सो जिसके लिए जो चीज में वो फील्ड में कामयाब नहीं होता, वो लोगों को यही चीज ही कहेगा कि सही नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग ये बात करते हैं, तो आपने उनको उन शख्स से राय नहीं लेनी जो नाकाम हुए हैं। और लोग तो ये कहेंगे उनका सही स्पॉन्सर नहीं होगा, हो सकता है वो लर्निंग उन्होंने ना की हो, वो समझने के मूड में ना हो, उनकी ट्रेनिंग्स ना हो। वो अक्सर लोग ये बात भी कहते हैं कि मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता या चाहती। ठीक है, तो आप उसे कहें कि कोई खतरा है ही नहीं। 498 रुपए की मेंबरशिप है, मेंबरशिप तो फ्री है, स्टार्टर किट की है वो, तो इसमें क्या खतरा है? खतरा वहां होता है जहां पर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है। सो इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो आपको किस किस्म का कोई खतरा है? आप मेंबर बने, आप अगर ट्रेनिंग्स लेते हैं, आप पर्सनली प्रोफेशनली ग्रूम करते हैं, किसी किस्म का कोई भी खतरा इस काम के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। सो कुछ सजेशंस मैं आपको दूंगी। अगर आपका को लोग ऑब्जेक्शन करते हैं आपसे, आपके इर्द गिर्द डिफरेंट ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो उसे उनकी बातों को गौर से सुने, पूरी तवज्जो से सुने, और बड़ा सरप्राइज होकर भी सुने कि जैसे वो दुनिया का बाहर शख्स है जो ये बात कर रहा है, और उससे पहले आपने ना कभी ये बात सुनी है ना आपके तजर्बे में आई है। ठीक है, तो आप उसे कहें अगर कोई शख्स आपको ये बात कहता है कि मेरे पास एक मैजिकल क्वेश्चन, अगर मैं आपके टाइम नहीं है, तो आप हमेशा ये मैजिकल क्वेश्चन आप उससे वापस करें कि मैं भी ऐसा ही फील करती थी। ये सबसे बेस्ट आंसर है किसी भी चीज का कि मैं भी ऐसा ही फील करती थी। और अपने आप से उसे रिलेट करवाएं, उससे अग्री करवाएं और उसके ऑब्जेक्शन को काउंटर करें। तो ये बहुत आसान काम है उसकी बात को सुनने का और समझने का। ठीक है, तो अपनी स्टोरी को उससे रिलेट करें। उसकी अगर वो कहती है मेरे मुंह पे छाइयाँ हैं, या प्रोडक्ट की बात करती है, तो उससे रिलेट करके उसे बताएं, अपनी बात उस तक पहुंचाएं और उसकी बात सुने, तभी चीजें चेंज होंगी। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं वैसे भी कमाना चाहती हूँ, तो आप उससे पूछें कि आपका वाइड कंसर्न सिर्फ टाइम है, तो मैं आपका मसला हल कर देती हूँ, मैं आपको रोड मैप बना के दे देती हूँ, प्लान बना के दे देती हूँ, मैं आपका फॉलो अप करूंगी। 6 महीने में आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप सोच रहे हैं। सिर्फ आपका टाइम का मसला है, मैं उसको जो हूँ वो बहुत अच्छे से हल कर देता हूँ। एक दफा पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ और आज भी ये बात करूंगी कि एक बार एक घोड़े में और खच्चर में, गधे में बहस हो जाती है, और घोड़ा कहता है कि कब्बा काला है और गधा कहता है कि कब्बा जो है वो सफेद है। दोनों बहसना शुरू कर देते हैं और बहस इतनी बड़ी हो जाती है कि उन्हें काजी के पास ले जाया जाता है। काजी दोनों की बात सुनता है और काजी बुलाता है घोड़े को और उसे 100 दुर्रे लगवाता है, तो लगाने का हुक्म दे देता है। तो घोड़ा कहता है
कि मैं जो हूँ बात भी मेरी सही है कि कब्बा काला होता है और दुर्रे भी मैं खाऊं। तो आगे से काजी कहता है कि कुछ लोगों से बहस बनती ही नहीं है, तू गधे से बहस करने गया ही क्यों। कुछ लोगों का टेम्परामेंट ही नेगेटिव होता है, जब आप उनसे विद ड्यू रिस्पेक्ट आप उनसे कोई भी बात करेंगे वो नेगेटिविटी की बात करेंगे। सो उन लोगों से बहस करना और अपना टाइम लगाना उन पे फ्री है। आखिरी बात करूंगी और इस ट्रेनिंग को खत्म करूंगी। एक बार एक लकड़हारा होता है, वो एक जगह पर जो होता है एक वो लकड़ियां काटता होता है। लकड़ियां काटते काटते वो डिस्कवर करता है घोंसला, और उस घोंसले के अंदर कुछ अंडे। वो अंडे लकड़ी काट लेता है, घोंसले के अंडे लाकर अपनी मुर्गी के नीचे रख देता है। कुछ अरसे के बाद उस मुर्गी के अंदर से बच्चे निकल आते हैं और उसके अपने अंडों में से तो चूजे निकलते हैं, मगर जो वो अंडे लेकर आता है उसके अंदर से एक और कोई परिंदे का बच्चा निकलता है जो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। कुछ अरसे के बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो देखता है, एक सेकंड में एक चार्ट है वो भी देख लो। ऐसे बहुत से केसेस हैं निदा। तो अच्छा जी, वो जो है कुछ अरसे के बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है, पता लगता है वो एक उकाब का बच्चा है जो उसी अंडों में से निकला होता है। मगर जो मुर्गी होती है उसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है, उसको अपने बच्चों की तरह दाना चुगना सिखाती है, सारी चीजें सिखाती है। तो कुछ अरसे के बाद क्या होता है कि वो बच्चा उन्हीं में बड़ा होकर फुल उकाब बन जाता है। एक दिन एक शख्स की जो है वो गाड़ी खराब हो जाती है और वो गाड़ी की मदद के लिए उसी जंगल में आता है। तो उसकी मुलाकात उस लकड़हारे से होती है और वो अपनी गाड़ी भूलकर लकड़हारे के पास क्या देखता है कि मुर्गियों के साथ एक उकाब जो है वो दाना चुग रहा है। वो कहता है कि ये उकाब ये जानवर आपकी ये परिंदा आपकी मुर्गियों के साथ क्या कर रहा है। वो सारी स्टोरी बताता है कि इस तरह से मैंने काटा दरख्त और ये मेरे पास आ गया और मैंने मुर्गियों के साथ रख दिया और उनके साथ पल गया। वो शख्स को ये नहीं बताता कि कौन सा परिंदा है कि वो उसकी कीमत ज्यादा करेगा। तो वो उसे कहता है कि ये जो परिंदा आपके पास मौजूद है आप इसके थोड़े से पैसे ले लें और ये मुझे दे दें, मैं रिसर्च करता हूँ तो मैं इस पर रिसर्च कर लूंगा। तो वो कहता है ठीक है आप ले जाएं, और वो उसको लेकर घर आ जाता है। जब वो उकाब घर आता है तो वो उसको चेक करता है, देखता है बिल्कुल सेहतमंद उकाब है। वो उस उकाब को अपनी छत से नीचे फेंकता है। जब वो छत से नीचे फेंकता है तो क्या देखता है कि वो उकाब जब नीचे गिरता है तो वो अपनी गर्दन मुर्गी की तरह अंदर कर लेता है और अपने पर नहीं खोलता। तो वो लैंड तो कर लेता है मगर वो बेसिकली जो है वो मुर्गियों की तरह एक्ट करता है। आपने देखा है मुर्गी को अगर आप फेंकें तो मुर्गी जो है वो उड़ नहीं सकती, वो अपने पर्दर गर्दन अंदर करके पर इस तरह कर लेती है। इसी तरह जब वो अपने टेबल पर उसको बिठाता है और उसे खाने को कहता है तो वो दाना अंदर मुंह कर करके मुर्गी की तरह चुगता है। तो वो कहता है यार तू बार बार उसको हर जुबान में बताता है कि तू उकाब है, तेरा काम उड़ना है, तेरा काम शिकार करना है, मगर वो एक मुर्गी के बच्चे की तरह ट्रीट करता है। एक दिन उसको एक तरकीब आती है, वो उठाता है उसको उकाब को और लेकर पहाड़ की ऊंचाई पे चला जाता है और पहाड़ की ऊंचाई पे जाकर वो क्या करता है, वो उसको ऊपर से नीचे फेंक देता है। जब वो नीचे गिरता है उकाब, पहले तो वो गर्दन अंदर करता है फिर पर अंदर करता है, मगर जब वो आंख खोलता है तो वो क्या देखता है कि जमीन बहुत नीचे है। तो जब वो इस तरह देखता है तो एकदम से उसको एक फीलिंग आती है और वो अपने पूरे पर फैला देता है और गर्दन बाहर निकाल देता है, जिससे वो उड़ना शुरू हो जाता है। पहले वो थोड़ा सा नीचे जाता है, हिम्मत पकड़ता है, फिर वो इतना ऊंचा चला जाता है कि वो सोच में पड़ जाता है और बिल्कुल ऊंचाई पे जाकर वो अपने उस शख्स को जिसने उसे फेंका होता है उसे मशकूर निगाहों से देखना शुरू कर देता है। और जब वो देख लेता है तो उसके बाद कि तुम्हारा इस तरह की फीलिंग कि तुम्हारा ये एहसान कि तुमने मुझे आज जो है वो यहाँ मैं उड़ना शुरू हो गया तुम्हारी वजह से। बेसिकली बताने की बात ये है कि वो पर, वो ताकत, वो उड़ना, वो ऊंचाई, वो बुलंदी उकाब की अंदर मौजूद होती है, उसकी सलाहियत होती है। वो जो है, वैसे मैं अमेज्ड हूँ कि मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ और कोई इतना नॉन सीरियस है या उसने बच्चे के आगे रखा हुआ है। आई हैव नो क्लू कि यू कैन राइट ऑन दिस। आई एम अमेज्ड। मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ, ये ड्राइंग की क्लास तो नहीं है। इतना प्रोफेशनलिज्म तो हम में आना चाहिए। आप लोगों ने सीखना क्या है अगर आप इतने प्रोफेशनल नहीं है?
अगर आप में इतना सा प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो आप सीख क्या सकते हैं, मुझे ये नहीं पता। उस दिन भी मैंने इस बात पर कहा था कि डोंट ड्रॉ इन दिस, आज भी वही चीज हो रही है। आई एम सीरियसली, आई एम स्पीचलेस एंड आई एम 100 नहीं 1000% श्योर जिनका एटीट्यूड ये है वो कभी भी लर्न कर सकते हैं। अब मुझे बताइए जो इस तरह की ड्राइंग कर रहे हैं, बच्चों के आगे रख के चले गए, ये कोई एटीट्यूड है? मैंने आपकी अटेंडेंस तो नहीं यहाँ लगा रही हूँ, ये तो आपके लिए। अगर यही आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो आप कामयाब कैसे हो सकते हैं? आप हर चीज को नॉन सीरियस ले लेते हैं। खैर एनीवेज, मैं बड़ी दफा हैरान भी होती हूँ कि लोगों के एटीट्यूड्स पर, ना खुद कोई मेहनत करनी, हर वक्त ब्लेम गेम करनी। एनीवेज आपके अंदर सब कुछ मौजूद है और अगर आप काम करेंगे, लर्न करेंगे, सीरियस एटीट्यूड रखेंगे तो आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें होते हुए भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ तक तो आज की हमारी ट्रेनिंग थी। अगर कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। देखें, बहुत से लोग पाकिस्तान में और दुनिया में गलत काम कर रहे हैं। हमने गलत लोगों के पीछे नहीं चलना है और हमने अच्छे लोगों के साथ सही तरीके से चलना है। ये बात पक्की है कि अगर आप सही पैटर्न पर सारी उम्र काम करेंगे, आपको कोई भी शख्स जो है वो